वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बुसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम हस्ती के साथ जिसने अपने इल्म, अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने हुनर के दम पर न सिर्फ माशरे को मुतासिर किया बल्कि कई सारे ऐसे इदारों को उन्होंने लीड किया जिससे कि आने वाली नस्लें बहुत लुत्फानंदोज होंगी और बहुत कुछ हासिल करती रहेंगी। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, कोई और नहीं, आज हौसलों की उड़ान में तशरीफ लेकर आए हैं प्रोफेसर GR सैयद साहब। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम हौसलों की उड़ान में सैयद साहब। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी ज़र्रा नवाजी का, और जितना अच्छा खूबसूरत आपने तारुफ कराया है तो पता नहीं आपके उस पे मैं पूरा उतर पाऊंगा या नहीं, लेकिन बहरहाल आपके खूबसूरत जुमलों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हौसलों की उड़ान में आप तशरीफ लाए और ये हमारे लिए फ़ख्र का मौजू है, और जो शुरुआती मैंने कुछ अल्फाज आपकी शान में पढ़े वो पैदाइश हैं इस शो के जो प्रोड्यूसर साहब हैं डॉक्टर नजम इकबाल साहब, ये उनकी लिखी हुई लाने हैं, तो ये मैं अदायगी मेरे जरिए ज़रूर हुई, लेकिन जो लिखा है वो उन्होंने। बहरहाल लिखा तो आपने भी बहुत कुछ है, और फिजाओं में जो चर्चे आपके रहे ताउम्र, उनसे हम लुत्फानंदोज भी हुए, और कई सारे लोगों से मेरी बात हुई आपको लेकर, तो तरह तरह के आपके मुख्तलिफ एक शख्स के कितने सारे किरदार हो सकते हैं वो देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे अजीम शख्सियतों के आपने इंटरव्यूज किए जी। और आज की सवाल ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी एक इंटरव्यू के दौर में हैं आज यहाँ पर, तो इंटरव्यू लेना और देना ये दो अलग तरीके के फन होते हैं, दो अलग तरह की चीजें होती हैं जी। तो अब तक लेते रहे, आज मौका है देने का, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, खुशी तो बहुत हो रही है कि आपने सराहा मेरी उन काविशों को और यहाँ पे बुलाया। इंटरव्यू लेना और देना, जैसे आपने कहा कि दो अलग अलग फ़न हैं। इंटरव्यू देना ज़्यादा मुश्किल है इंटरव्यू लेने के मुकाबले में, वो आज मुझे महसूस हो रहा है इसलिए कि मैंने ज़िंदगी भर इंटरव्यू लिए हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए हैं। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में हुआ करता था, 82 से मैं ऑल इंडिया रेडियो में हूँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, उसके बाद में फिर मुख्तलिफ ओहदों पे काम करने का मौका मिला। उसमें बेशुमार शख्सियतें सामने आई। फिल्म दुनिया का एक अजीब सिलसिला है, वहाँ के लोगों से मुलाकातें हुई, म्यूजिशंस, बड़े बड़े सिंगर्स, उनसे मुलाकातें हुई, उनके इंटरव्यूज़ लिए, राइटर्स, बहुत बड़े बड़े राइटर, शायर, अदीब, उनसे मुलाकातें हुई, उनसे इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और स्पोर्ट्स की दुनिया तो एक अजीब दुनिया है, उसमें बड़े बड़े लोगों से जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया उस फील्ड में, तो उनसे भी इंटरव्यू लेने का मौका मिला मुझे। मेरा मानना यह है कि इंसान जो है वो बहुत सारे पर्दों में छुपा हुआ होता है, और वो उसके अंदर एक मखसूस, उन पर्दों के पीछे एक बहुत छोटा सा जीव जिसे कहिए वो छुपा होता है। वहाँ तक पहुँचना, उस सारे पर्दों को चीरते हुए, वो एक कठिन मसला होता है। तो उनको पर्दों को हटा हटा के एक एक परत और सच्चाई तक पहुंचना, ये असल बात है इंटरव्यू लेने वाले की। तो ये फ़न होना बड़ा महारत की दलील है, और मुझे भी जाहिर है मेरे असातिज़ा रहे हैं, सीनियर से मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश की मैंने।
तो एक बड़ा लंबा सिलसिला है जिनसे मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं। जी जी जी। कुछ तो किताबी शक्ल में आ भी गए हैं, कुछ ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में मौजूद हैं अभी उनके जी। रिकॉर्डिंग्स। तो बहरहाल अब एक दो का नाम क्या लें, हज़ारों हैं। रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फिर भारत का और हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया और उसका AJK MCRC, उसको लीड किया इन्होंने रेडियो को लेकर, कम्युनिटी रेडियो पर बहुत सारा काम। तो कहते हैं ना कि एक सितारे ने आफताब से नूर लेकर खुद को इतना चमकाया कि उसकी शख्सियत के इतने सारे पहलू नजर आते हैं कि एक को उठाएं तो दूसरा कहता है कि मुझ पर भी नजर कर। तो सब पर हम नजर करेंगे हौसलों की उड़ान के अंदर। सैयद साहब, ये बड़ा मारूफ शो है हौसलों की उड़ान, बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ आती हैं और हिंदुस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों में भी बड़ी शोहरत इस शो की। और इसके साथ रिकॉर्ड ये है कि दूरदर्शन की हिस्ट्री का ये पहला पॉडकास्ट शो है। क्या बात। तो आप उसका हिस्सा हैं, इस पर आपको मुबारकबाद भी। लेकिन हम चलेंगे रेडियो की तरफ। आप थोड़ा अपना सफर बताएं और कम्युनिटी रेडियो को स्थापित करने में आपकी बात आती है, कितना कम्युनिटी रेडियो स्थापित हुआ, कितना सक्सेस हुआ जी, और कितना होना चाहिए था, क्या उसकी शुरुआत थी और कहां तक पहुंचा? देखिए, कम्युनिटी रेडियो का सिलसिला जो है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत नई नई सी थी जब मैंने कदम रखा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में हुआ करता था। 1982 में UPSC के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और मैंने ज्वाइन किया। पहला मेरा स्टेशन था आकाशवाणी गोरखपुर। उसके बाद में फिर मुख्तलिफ जगह पर ट्रांसफर्स हुए। वहीं पे जब आकाशवाणी गोरखपुर में मैं हुआ करता था, उस वक्त गोरखपुर के पास में ही एक जगह है मगहर, जहाँ पे एक मज़ार है और एक समाधि है। क्या बात है। वो एक ही शख्स की है। तो कबीर दास। अच्छा। कबीर दास एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। वो शायर भी रहे और बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग भी रहे, एक बेनियाज इंसान रहे। तो उनकी कब्र वहाँ पे है। उनका लंबा एक सिलसिला हिस्ट्री में जो हमारे सामीन है वो जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों में तशवीश हुई कि उन्हें दफन किया जाए या समाधि बनाई जाए या जलाया जाए। तो वहाँ के जो उस वक्त DM जो भी सरबराह थे, उन्होंने कहा कि ये झगड़ा अभी रहने दीजिए, कल इस पे गौर करेंगे। तो सारे शांति करके चले गए। दूसरे रोज जब आए तो जिस कमरे में उनका शव रखा हुआ था वो फूलों में तब्दील हो गया। ये एक करामत समझ लीजिए कि मौजज़ा समझ लीजिए। वो उनकी लाश जो थी वो फूल बन गए थे। तो आधे आधे फूल बांट लिए गए और एक ने मज़ार बना दिया उनका फूलों का और एक ने उनके समाधि बना दी। लेकिन वहाँ पर एक भाईचारे का एक सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो वहाँ पे उनका जो उर्स होता है या उनका जन्म स्थान में जो कुछ भी मनाया जाता है, तो वो एक लंबा मेला होता है, आज भी चलता है। वो मगहर का मेला कहलाता है। वहाँ पे मैंने जब आकाशवाणी गोरखपुर में था तो वहाँ का मैंने एक तरह से रनिंग कमेंट्री करने का सुझाव दिया अपने डायरेक्टर को और उन्होंने मंजूर किया और हम वहाँ जाके डेरा जमा लिया हमने एक। और वो 3-4 दिन तक हम वहाँ पे रहे और जो कुछ नज़र आया, जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे दिखी, उसका आंखों देखा हाल हमने आकाशवाणी गोरखपुर से ब्रॉडकास्ट किया। अब वो समझ लीजिए कि वही एक तरह से कम्युनिटी रेडियो की बुनियाद थी। बहुत खूब। शुमाली हिंदुस्तान में जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ दिल्ली हो गया तो दिल्ली में ये सिलसिला शुरू हुआ कम्युनिटी रेडियो का। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने ये चाहा कि यहाँ भी कम्युनिटी रेडियो दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शुरू। तो उसमें 3 लोगों की एक टीम बनी जिसमें 1 of 3 मैं एक मेंबर था जो सर्वे करें और गवर्नमेंट को ये सुझाव दें कि कम्युनिटी रेडियो का स्वरूप क्या होगा। तो वो हमने किया और बहरहाल उसके आधार पे, उसके बेसिस पे फिर कम्युनिटी रेडियो यहाँ पे राइज होने लगा। तो पहले तो मुख्तलिफ
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये लाइसेंस देने की बात कही गई। ठीक। तो उन अव्वलीन जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिला वो 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी थी करेक्ट। मद्रास में और दूसरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अब उस वक्त वाइस चांसलर थे यहाँ पे शाहिद मेहदी साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ भी रेडियो कायम हो, तो यहाँ पे उसको एक मिल गया। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं आकाशवाणी में हुआ करता था और यहाँ पे एक पोस्ट निकली टीचिंग की, मेरी नज़र से गुजरी, मैंने भी अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप रेडियो में हैं, क्या कम्युनिटी रेडियो का नाम सुना? तो मैंने बता दिया कि हाँ मैं स्टार्टेड। हाँ, तो उसी बेसिस पे शायद मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहैसियत रीडर, जो एसोसिएट प्रोफेसर हुआ करता है, उसकी हैसियत से मेरा सिलेक्शन हो गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और मैंने आकाशवाणी छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिला था उसको राइज करने में सारे मेरे इस नातवा कंधों पे भार डाला गया और मैंने उसको अपनी कोशिशों और मेहनत से पूरा किया और कम्युनिटी रेडियो की बुनियाद यहाँ आकाश इसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पड़ी। बिल्कुल। तो उसका फाउंडिंग मेंबर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यानी मेरा 1 मैन शो था वो, कि एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक मैं ही था उस कम्युनिटी रेडियो में। ठीक है। तो सुबह आके स्टूडियो में सफाई करवाना और वो करना और प्रेजेंट करना प्रोग्राम और मुख्तलिफ लोगों को बुलाना। कम्युनिटी रेडियो का यही है कि सिर्फ कम्युनिटी रेडियो, अ रेडियो फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी एंड ऑफ द कम्युनिटी। ये लोकतंत्र के आधार पर आपने उसकी स्थापना कर दी, नहीं? तो ये हुआ। फिर कम्युनिटी के लोगों को बुलाते थे हम और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शेड्यूल किए। उसके बाद में फिर वो चूंकि बीज बोया था, अब वो बड़ा हो गया, काफ़ी आगे बढ़ा। आपकी जो तालीम हुई है वो एएमयू से है और एएमयू के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी सरजमी है कि खाद का काम करती है। वहाँ कोई भी बीज गिरे, अगर कांटों का पेड़ है तो वो भी बहुत बड़ा बनेगा, और मीठे आमों का अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ बनकर बहुत मीठे मीठे आम देगा। और मैं आपकी जो है तुलना शायद उसी से करूँगा कि आपने कहा कि फाउंडिंग मेंबर, लेकिन जो कुछ आपने कबीरदास जी की मज़ार पर या समाधि पर जो किया, तो मुझे लगता है कि आप कम्युनिटी रेडियो के फाउंडर मेंबर नहीं हैं, आप वो एक बीज हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसलिए कि वहीं से मुझे तहरीक मिली कि ऐसा भी किया जा सकता रेडियो का। नहीं, रेडियो में रनिंग कमेंट्री तो होती थी, स्पोर्ट्स की होती है, मुख्तलिफ मेले ठेलों की होती है, लेकिन वो एक अलग अंदाज था जो कबीर की समाधि पे, उस मेले पे हमने किया कि वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे नट वहाँ पे काफ़ी आते हैं, अपने करतब दिखाते हैं, तो उन लोगों से बातचीत करके वो एक तरह का कम्युनिटी रेडियो हमने आकाशवाणी के थ्रू शुरू किया था। तो वो जाके आगे बढ़ा और फिर परवान चढ़ा। अब तो काफ़ी कम्युनिटी रेडियोज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये 2 हुआ करते थे, और कम्युनिटी को जो अलग अलग मिले हैं वो भी बहुत इंटीरियर गांव में स्थापित हुए हैं। तो मकसद उसका यही कम्युनिटी रेडियो का कि आसपास की जो कम्युनिटी है उनके लिए चूंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बिल्कुल उनकी आवाज़ कहीं दूर तक नहीं पहुंच सकती थी, उन बेआवाज़ लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी रेडियो। और देखिए कहते हैं ना, खुदा न खास्ता शुरुआत कहाँ से हुई? कबीरदास जी के मज़ार से इसकी शुरुआत होती है। और क्योंकि रेडियो और आकाशवाणी, वाणी कहें तो आवाज़, आपकी बात, और कबीरदास जी ने भी इस पर एक शेर लिखा है, कुछ बात कही है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, आपको भी शीतल करे और भी शीतल होए। जी जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की ही माजरा कम्युनिटी रेडियो का है। हालांकि इसके बहुत सारे और भी अच्छे पहलू हैं। वर्तिकानंदा एक हमारी बड़ी प्रोफेसर हैं मीडिया जगत की, शायद आप से तारुफ होगा, वो भी यहाँ पर आई थी और जेलों में उन्होंने काम किया और कम्युनिटी रेडियो का ही इस्तेमाल कर जेलों में कम्युनिटी रेडियोज स्थापित किए और उसका बड़ा ही कहें कि बहुत फैज़ उन्होंने पहुंचाया जो वहाँ पर लोग हैं जेलों के अंदर बंद। तो इस तरह के काम भी कम्युनिटी रेडियो हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वर्तिकानंदा,
हमारी गुफ्तगू अक्सर हुआ करती है जी। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड लेडी जी। हैं। तो मैं तो सराहता हूँ उनके काम को। तो सही साहब, उनकी कश्ती जिंदगी की अलग अलग राहों से गुजरती हुई, अलग अलग समंदरों से गुजरती हुई, शुरुआत इसकी एएमयू से होती है। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से है और उसके आगे की कहानी उनकी ज़बानी। जी हाँ, मेरा वतन कह लीजिए, एक जहाँ मैं पैदा हुआ, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा है धामनगांव, जो ज़िला बुल्ढाना में पड़ता है। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और इब्तदाई तालीम मेरी जलगांव में हुई। जलगांव एक बड़ा मशहूर शहर है महाराष्ट्र का, हर एतबार से। पॉलिटिकली आजकल तो बहुत ही मशहूर हो रहा है। तो वहाँ से मेरी इब्तदाई तालीम हुई। हाई स्कूल से पहले तक, यानी 9 क्लास मैंने वहाँ से किया। उसके बाद में मुख्तलिफ वजूहात रही, उन पे डिटेल में क्या जाए। जी। किसी तरह मुझे अलीगढ़ आना पड़ा और फिर यहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो हाई स्कूल से लेकर पीएचडी तक मैंने एएमयू से की और यहीं पे फिर चूंकि ये मेरा घर जैसा हो गया, घर ही बल्कि मेरा सब कुछ एएमयू अलीगढ़ की सरजमीन है। वहीं पे मैंने एक तरह से बोलना सीखा, चलना सीखा, लोगों से ताल्लुकात बनाना सीखा और ज़िंदगी का सलीका मुझे अलीगढ़ ने सिखाया। वहीं से मेरी राइटिंग्स शुरू हुई। बुनियादी तौर पे मैं एक फिक्शन राइटर हूँ। बिल्कुल। बचपन ही में मुझे लिखने का शौक़ हुआ और लिखना शुरू कर दिया था। टूटा फूटा लिखता था, लेकिन अलीगढ़ का माहौल ऐसा मिला जहाँ पे मुझे लोगों ने सही अंदाज से गाइड किया। ज़बान, चूँकि मैं महाराष्ट्र में था तो बम्बईया ज़बान बोलता हुआ आया था। अलीगढ़ बहुत शुस्ता और महज़्ज़ब प्लेस है। वहाँ पे मेरी ज़बान के अक्सर मजाक हुआ करता था। जिस ख़ानदान के साथ में मैं रहता था, जब वो खाली होते थे तो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रा गयास को बुलाइए, और गयास आते थे। अब उनसे कुछ पूछा जाए तो गयास पटर पटर अपनी वही बम्बईया ज़बान में बोलते थे और वो बड़े महसूस होते थे। जी। काफ़ी अरसे के बाद में मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी जो ज़बान है, मराठी मुझ पे छाई हुई थी। जी। मराठी स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे, तो कुछ मराठी के अल्फाज, कुछ उर्दू के अल्फाज, इस तरह का मिलके तो अजीब सा वो लहजा होता था। फिर मैंने तय किया, तन्हाई में बहुत रोया और फिर एहसास हुआ कि नहीं, हमें ज़बान सीखनी चाहिए। जैसे ये बोलते हैं, इनसे अच्छी ना सही लेकिन कम से कम ऐसे ही तो बोलें। तो फिर मैंने उस पर जोर दिया डेलिबरेटली और कोशिश की कि मेरा तलफ़ुज़ सही हो, और फिर जब इंसान को चोट लगती है तो रास्ता भी सही मिल जाता है। तो ये मेरा हुआ और वहाँ पे मैंने फिर ज़बान पे ख़ास तौर से ज़ोर दिया। और इत्तेफाक से फिर वहाँ पे असातिज़ा मुझे ऐसे मिलते गए कि जिन्होंने मेरे कलाम को, यानी मेरी तहरीरों को सराहा। उसमें काजी अब्दुल सत्तार, बहुत बड़े फिक्शन राइटर, उनका साथ मिला। साथ ही साथ बहुत सारे असातिज़ा ने मुझे। वहीं पे मुलाकात हुई डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब से, जो बाद में उनके साथ कुछ काम करने का भी मौका मिला। तो ये मुझे अच्छा लगा, और चूँकि साजगार माहौल मिलता है तो ये खुशकिस्मती की अलामत होती है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक फरमाया। वहीं अगर रास्ता आपको गलत मिल जाए तो वो एक शेर है कि एक कदम गलत उठ गया था रहे शौक में, तमाम उम्र मुझे मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। क्या बात है। तो जब एक कदम गलत उठ जाए, गलत दिशा में चला जाए, तो जितना वक्त गुजरेगा आप दिशाहीन होते चले जाएंगे और अपने उस टारगेट से, अपनी उस मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। तो मुझे इत्तेफाक से सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिला, और मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ, बहुत सारे मराहिल से गुजरा हूँ। तो फिर बातों का कोई ख्वाब ऐसा आपका, जैसे कहते हैं ना कि उस वक्त में कोई ख्वाब देखा हो कि हाँ मुझे ये बनना है, तो क्या वो आप बन पाए? या फिर कहते हैं कि आपने आसमान का ख्वाब देखा लेकिन आसमान तो नहीं, लेकिन चांद पर जरूर पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। मैंने जो कुछ भी देखा उससे आगे तक मेरी पहुंच रही। मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी कि आसमान छू लूं जी, लेकिन जितनी मेरी ख्वाहिश हुई वहां तक पहुंचा मैं, और बल्कि उससे आगे का कदम बढ़ाना मुझे नसीब हुआ। जी।
तो ख्वाहिश बहुत छोटी थी, और उन ख्वाहिशों को पाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, इसलिए कि मुझे शुरू से ही ये अंदाज़ा हो गया कि बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा आप मेहनत करते जाइए, रिज़ल्ट छोड़ दीजिए, ऊपर वाला देगा आपका रिज़ल्ट। तो मैं नतीजे की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई में लगा रहा, सेल्फ मेड रहा। शुरू में जो भी जद्दोजहद हुआ करती है, क्या क्या करना पड़ा वो हम ही जानते हैं। तो बहरहाल मुझे आज हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या क्या किया, किन मुश्किलात से आप गुजरे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सीने के कुछ ज़ख्म होते हैं, वो छुपे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो उनसे मैं गुजरा, लेकिन शुरू से मुझे पॉजिटिव मिलते गए लोग जी, और मेरी राह आसान होती चली गई। वो जख्मों की आपने जो बात की, तो कहते हैं ना कि अश्क आंखों में आए जाते हैं, जख्मों की वजह से आपको अश्क भी आते हैं, तो अश्क आंखों में आए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं, कभी गुलशन की आबरू के लिए आशियां खुद ही जलाए जाते क्या हैं। बात है, वाह वाह। लेकिन आशियां आपने ऐसे जलाए कि खुद भी रोशन हुए और तमाम जनरेशन को आप रोशन किए जा रहे हैं। अलग अलग इदारों में अपनी उन्होंने जो सर्विसेज दी, तो आज उससे आने वाली जनरेशन भी बहुत इंस्पायर्ड है और लुत्फानंदोज भी होती है और बहुत कुछ सीखती भी है। बात राइटिंग की हो रही थी और आप बड़े ही मारूफ राइटर भी हैं, और सबसे बड़ी जो कहानी है सैयद साहब से जुड़ी हुई, जो महाभारत एक बहुत मशहूर सीरियल हुआ हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, उसमें को राइटर रहे सैयद साहब। तो महाभारत की कुछ कहानी कि पांडवों का नीड़ था या फिर कौरवों की भीड़ थी, या फिर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का की गुफ्तगू, देखिए, कहाँ पर आपकी कलम चली? कलम तो चलाना शुरू से आ गया था मुझे, लेकिन वो कलम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अफसाने लिखता था, मुख्तलिफ मैगजीन्स में छपते थे, लोग पढ़ते थे और सराहते थे। इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं मुंबई पहुंचा ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, तो वहाँ पे इत्तेफाक से मजरूह साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब के पास पहुंचा मैं। अब वो भी अपने एक उस्ताद काजी अब्दुल सत्तार साहब का ख़त लेके, वहाँ पे एक असल में पोस्ट निकली थी किसी इंस्टीट्यूट में, तो मैंने अप्लाई किया था और काजी साहब के पास गया कि बग़ैर सिफारिश के शायद न हो, तो उनसे पूछा कि आप कुछ किसी से कह दीजिए, तो उन्होंने ख़त मजरूह साहब के नाम लिखा। अच्छा, इस बात को यहीं से शुरू करेंगे, मुझे कुछ बात जहन में आ रही है। एक आपकी पोस्ट निकली ऑल इंडिया रेडियो के ज़माने में, जामिया मिल्लत इस्लामिया, वो बात की बात है, वो बात की बात है, और ये पहले की बात ये है। बहुत पहले। तो ये ख्वाब मुझे लगता है कि प्रोफेसर बनने का ही था आपका ख्वाब। हाँ, कुछ यूँ समझ लीजिए कि पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान था। हाँ। तो मैं चाहता था कि एजुकेशन में ही अपना लिमिटेशंस रखूं, उसी फील्ड में रहूं। तो जब मैं अलीगढ़ में पढ़ रहा था, एमए ही कर रहा था, उसी वक्त एक पोस्ट निकली थी, मैंने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू के लिए कॉल हुई, इंटरव्यू देने के लिए गया तो काजी साहब का एक ख़त लेके गया कि शायद काम आ जाए। मजरूह साहब के पास में गया, कैसे पहुंचा वो अलग बात है, वो बात। बहरहाल उन्होंने मुझे, अब उसका भी एक बड़ा अच्छा दिलचस्प वाक़या है कि मजरूह साहब बहुत बड़े शायर, बड़े मशहूर शायर, बिल्कुल, और फिल्मी दुनिया में उनसे ज़्यादा गीत किसी ने नहीं लिखे। 50 साल तक उन्होंने एक तरह से राज किया। तो मजरूह साहब से वैसे ही मैं मरूब था, और चूंकि अलीगढ़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बैदबाजी का एक प्रोग्राम होता है, तो बैदबाजी में मैं पार्टिसिपेट किया करता था। बैदबाजी जिसे अंताक्षरी हिंदी में कह लीजिए। तो ये उर्दू के शेर, जो आखिरी हर्फ होता है उससे शेर शुरू होना। तो मजरूह साहब के बहुत सारे शेर मैं पढ़ता था और बहुत सराहते थे लोग। तो मजरूह साहब को मैं बहुत बड़ा अपने दिल में उनका मकाम रखता था। मजरूह साहब का एक गाना आया था अर्ली 70s में, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अरे मजरूह साहब ने इतना घटिया गाना क्यों लिखा। कौन सा गाना था सर? वो गाना था, किशोर साहब की आवाज़ में था, बहुत मशहूर हुआ कि तुरुरु तुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू। तो अब ये मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये तुरु का काफिया शुरू कैसे हो सकता है। तो मैंने उस पर एक मजमून लिख दिया। मजमून क्या, शमा एक मैगजीन हुआ करता था,
तो शमा में मैंने एक खत लिख दिया और इसी मजरू साहब के शेर को हमने सनम बुनियाद को खत बना दी। लिखा, खत में लिखा। खत में लिखा और उसमें मजरू साहब के फिर मुख्तलिफ गीतों को टटोला, उसमें जितने कीड़े हो सकते थे वो चुन चुन के मैंने उसमें शामिल किए और वो खत पढ़ छप गए इत्तेफाक से। वो एक नोट के साथ छपता है कि राइटर से हमारा इदारे का यानी ताल्लुक होना कोई जरूरी जी, 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 नहीं, जी, मुत्तफिक होना जी, जी, जरूरी जी, नहीं। जी। तो वो छप गया। अब वो बात आई गई हो गई। मुझे नहीं पता था कि मजरू साहब भी पढ़ सकते हैं। जब मैं खत लेके गया वहां पे तो ख्याल आया कि अरे कहीं मजरू साहब ने वो पढ़ा तो नहीं होगा। फिर ये सोचा कि नहीं, इतना सा छोटा सा खत वो जी, 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 कहाँ जी, उनकी जी, नजरों जी, से जी। गुजरा हो। लेकिन जब मैं उनसे मिला, वो काजी साहब का खत उन्होंने पढ़ा और फिर कहा कि तुम वही गयासुर रहमान हो। तो यूँ समझ लीजिए कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जी, 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 गई। मैं सोच रहा था कि कहीं जमीन फट जाए, मैं उसमें गड़ जाऊं। लेकिन चूंकि वो बड़े इंसान थे, जी, 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 बहुत जी। मोहब्बत से पेश आए कि जी, चलो कोई बात नहीं, तुमने। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि गीत जो फिल्मी गाने होते हैं वो अलग चीज होती है, जो लिटरेरी गजलें होती हैं, अशार होते हैं, बिल्कुल। उनका ताल्लुक अलग होता है। और फिर उन्होंने बहुत सारे मुखड़े कि ये मुखड़ा कहलाता है, इसमें तो कुछ भी हो जाए, बस सौत यानी आवाज की बंदिश को मिलाया जाता है। करेक्ट। तुरु का काफिया शुरू हो सकता है, डम डम डिगा डिगा हो सकता है, तो इस बहुत है। तो बड़ा इत्मीनान हुआ कि वो खफा नहीं हुए। इत्तेफाक से वहां पे ही राही मासूम रजा साहब और कमलेश्वर जी, हिंदी के बहुत बड़े जी, जी, राइटर, बिल्कुल। वो आया करते थे उनसे मिलने के लिए। वो आए तो मजरू साहब ने राही साहब से कहा कि भाई ये लड़का अलीगढ़ से आया है, अच्छी नस्र लिखता है, प्रोज अच्छी लिखता है, इसको कुछ काम दो। तो राही मासूम रजा ने, मैं उन्हें चूंकि पहले से जानता था, अलीगढ़ में मुलाकात हुई थी और कमलेश्वर जी को भी जानता इस माने में नहीं, लेकिन उनसे उनका चेहरे से वाकिफ था। वो भी अलीगढ़ आया करते थे उस जमाने में हमारे स्टूडेंट लाइफ में। तो उन्होंने एक पर्चे पे अपना एड्रेस लिखा कि कल 10 बजे इस पे पहुंच जाना। बस वो मजरू साहब के यहाँ से मैंने वो पर्चा लिया और दूसरे दिन मैं राही साहब के उस पते पे पहुंच गया। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ तो बड़े बड़े स्टार्स हैं और वहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है। जल्दी उनसे मुलाकात भी होगी राही साहब से। फिर उन्होंने वो एक लंबा वाक़या है, किस्सा है कि उन्होंने कहा कि तुम हिंदी लिख सकते हैं। मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हिंदी लिख सकता बहुत हूँ। खूब। तो एक साहब के पास बिठा दिया है कि ये जो बोलेंगे तुम हिंदी में लिखो। वो थे एक जो भी थे वो मराठी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो मराठी में एक चीज़ पढ़ रहे थे और मैं हिंदी में लिख रहा था। यानी वो मराठी पढ़ रहे थे लेकिन इस तरह पढ़ रहे थे कि लगता था वो हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे थे पढ़ते पढ़ते। तो मैं वो लिखता चला गया। बाद में पता चला कि वो जो साहब पढ़ रहे थे वो उनकी उंगलियां इस काबिल ही नहीं थी कि कलम पकड़ सके, इसलिए वो खुद नहीं लिख सकते थे। लेकिन वो चूंकि देख के ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं लिख रहा था। यहाँ से वो शुरुआत हुई। फिर राही साहब के साथ में कुछ वक्त गुजरा उसके बाद में भी। तो जब वो बाद में पता चला कि साहब वो जो वहाँ पे चहल पहल है वो महाभारत एक सीरियल होना है दूरदर्शन के लिए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो जो साहब मुझे डिक्टेट कर रहे थे वो गीता जो मराठी में या तमिल में किसी और लैंग्वेज में थी वो मुझे दे रहे थे और मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि राही साहब कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे कुछ काम भी दिया। और बचपन से चूंकि मुझे भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण बहुत मुतासिर करते थे। मैं उनके बारे में पढ़ता था कहानियों में भी, छोटी छोटी चीज़ों में। तो जब वो भगवान कृष्ण के जन्म का जो वाक़या है वो मैंने राय साहब से कहा कि सर मैं इसको लिखूं, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो वो शुरू का जो है उनके बचपन का बाल कांड जिसे कह लीजिए, वो उसको मैंने डेवलप किया राइटिंग में। और वो जो जेल में उनके माता पिता, फिर वहाँ पे उनकी पैदाइश और कंस का सारा जुल्म और वो सारी चीज़ों को मैंने फिर स्क्रिप्ट में लिखा। और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ये राही मासूम रजा साहब ने मुझे एक तरह से सिखाया कि ये होती
रेडी टू शूट। राइट। तो उसमें डायलॉग्स कहाँ लिखे और कैसे स्क्रिप्ट लिखे वो सीखा मैंने। तो शुरू का वो काफ़ी मैंने उसमें, और मैंने बहुत इंजॉय किया उसको। जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो कठिनाइयां हैं, और कठिनाइयां हैं तो हौसला है, और हौसला है तो हौसलों की उड़ान है, और हौसलों की उड़ान में आज जी.आर. सैयद से गुफ्तगू हो ही रही है। महाभारत का जिक्र हुआ, किस तरह से उनको ब्रेक मिला महाभारत जैसा सीरियल लिखने का, को राइटर बनने का, और भी मुख्तलिफ उनकी जिंदगी के पहलू हैं, बड़ी कामयाबियां हैं, और बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं। जी। और फिल्मों से बड़ा आपका कहते हैं कि गहरा ताल्लुक, दिलचस्पी जी। और उनकी हीरोइनों पर आपने किताब लिख दी, और भी कई सारी मास कम्युनिकेशंस पर आपकी किताब है। तो सबसे करीबी किताब आपके दिल के कौन सी है, उसका जिक्र करें और थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है एक बाप से कि तुम्हारा बच्चा सबसे ज़्यादा अजीज कौन सा है, क्योंकि ये तख्लीक होती है जी। एक राइटर की, और सारी किताबें उसको अजीज होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैं बेसिकली फिक्शन राइटर हूँ, अफसाना निगार हूँ, नावल लिखता हूँ। तो वो मेरे फिक्शन जो है वो उसमें मेरा फ़न भी है और वो मेरे दिल के करीब है। दूसरी चीज़ें तो बरसबील तस्करा आ जाती हैं, जैसे इंटरव्यू की एक किताब मेरी है बरदोश हवा, जो रेडियो पे मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं बड़े लोगों के, फिक्शन निगार के, और लोगों के तो नहीं शामिल किए, तो उनको मैंने किताबी शक्ल में ली है, तो वो अलग किताब है। मैंने कुछ टेक्निकल ब्रॉडकास्टिंग पे किताबें लिखी, वो भी अलग हैं। लेकिन फिक्शन मेरा अपना ओढ़ना बिछोना है, अफसाने मेरी ज़िंदगी है, और उसी में मैं जीना चाहता हूँ। शायरी मैं कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ कस्दन। मेरी मौजू तबाह हूँ मैं, शेर कह सकता हूँ जी, लेकिन अपने ऊपर जब्र करके मैं शेर नहीं कहता, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मैं शायर अच्छा नहीं बन पाऊँगा, मैं गालिब से बड़ा शायर नहीं बन पाऊँगा। या मेरे अपने मुआसिरीन जितने हैं जी। वो बहुत अच्छे शेर कह रहे थे उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था, तो उनके जैसा शेर मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैंने शायरी की दुनिया में कदम ही नहीं रखा। शेर बहुत सारे याद हैं, हज़ारों, चूँकि बैतबाज रहा हूँ तो बहुत सारे शेर और बहुत अच्छे आला पाए के शेर पसंद करता हूँ, याद भी रहता है। अच्छा, जी, अफसाने ही मैं पसंद करता हूँ, अफसाना ही लिखना। अब उसी में मैं चाहता हूँ कि लिमिटेशंस रहे। वैसे तो इंसान का ये है कि कहीं भी कदम उठ जाते हैं उधर चला जाता है। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, मैं एक्टिंग और उसके दुनिया में भी रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अपना अचीवमेंट नहीं समझता हूँ। मेरा अचीवमेंट सिर्फ राइटिंग से अफसाने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और ये एक कह सकते हैं कि एक मिसाल भी है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो एस्पायरिंग जनरेशन उसके लिए भी, कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन असल में आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी बात ये जो आपने जिक्र किया कि मैं शायर भी हो सकता था लेकिन मैंने उसको छोड़ा। तो ये क्लैरिटी होना बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ के अंदर, खासकर प्रोफेशनल्स के लिए, और खासकर जो किसी फ़न के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक फ़नकार के अंदर बहुत सारे पहलू सामने आ जाते हैं कि हम ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, लेकिन हमें वो चीज़ पकड़नी है जो असल में हमारे दिल के करीब है। जी। लेकिन बिल्कुल ये होता है कि जब आप सब कुछ करना चाहते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर, तो फिर आप कुछ नहीं करते। करेक्ट। आप चूं चूं का मुरब्बा हो जाते हैं तो उसमें हर चीज़ नहीं मिला। तो आपने समझ लीजिए कि आपकी सलाहियतें क्या है और कहाँ पे आप टिक सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले अंदाज़ा कर लिया था कि ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है, सारे गेम्स खेले हैं और सब में अच्छा खासा, खेलों पर भी आएंगे हम लोग, हाँ, उसमें परफॉर्म किया, लेकिन राइटिंग्स में अफसाने ही मेरे अपनी पहचान है। तो बहुत सारे अजीम शख्सियतों के इंटरव्यूज़ को किताबों के अंदर उन्होंने पिरो दिया है, लफ्ज़ों के अंदर पिरो दिया है, और जिसमें बहुत सारे अजीम शायर भी रहे। तो कौन सा एक ऐसा शायर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, जो इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं उसमें सबसे अजीम शख्सियत तो फ़राग गोरखपुरी। इत्तेफाक से मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे उस वक्त, बिस्तर मर्ग थे, कपड़े भी पूरे नहीं पहनते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उनके दीदार ही तो फ़राग साहब से बहुत मुख्तसर सी बातचीत,
और वो इंटरव्यू मेरा यूँ समझ लीजिए कि उसका मुझे एहसास है कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया। जी जी जी। वैसे तो फिर कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत बड़ी राइटर, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जिन्हें, उनका इंटरव्यू लिया। शहरयार साहब मेरे अपने उस्ताद रहे हैं, काजी अब्दुल सत्तार मेरे उस्ताद रहे हैं, उन सब के तो मैंने बशीर बद्र साहब, बशीर बद्र तो उनका भी इंटरव्यू लिया मैंने आकाशवाणी पे, और दूरदर्शन पे भी उनका इंटरव्यू है मेरा, आर्काइव्स में रखा होगा। बशीर बद्र साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा अलीगढ़ में भी, जब वो स्टूडेंट थे और मैं तो बहुत जूनियर था उनसे। बशीर बद्र साहब बहुत अजीम शख्सियत है, वो इतने बड़े अच्छे तालिब इल्म थे कि उनका रिकॉर्ड अभी तक और उसमें कायम है। एएमयू में गोल्ड मेडलिस्ट थे, एमए में जितने उन्होंने नंबर हासिल किए आज तक कोई नहीं हासिल कर सका। और उनका एक अजीब कारनामा यह है कि वो स्टूडेंट थे, बहैसियत स्टूडेंट के वो बैठते थे क्लास में और टीचर उनकी गजल पढ़ाता था टेक्स्ट में। तो ये तो बशीर बद्र का क्या बात है, क्या बात है। तो इतने बड़े शायर थे। अब बशीर बद्र साहब के साथ में काफ़ी वक्त गुजरा, आकाशवाणी गोरखपुर भी वो आए, मेरे घर ही में रहा करते थे। मैं जब आकाशवाणी रामपुर आया तो वहाँ भी उनसे मुलाकात रही, वो वहाँ पे आते थे। जहाँ जहाँ वो मैं रहा वहाँ पे वो ज़रूर आए, और ये उनकी मोहब्बतें, वो बहुत बड़े आदमी, लेकिन उनके अशार मेरे बहुत दिल के करीब है। वो अशार क्या, वो तो सीधी सी बात कह देते हैं और इतने अजीब अंदाज से कह देते हैं कि दिल में उतर जाती है, सच बयां कर देते हैं। हाँ, बल्कि उनका वो शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि एक शहर के लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, कच्चे आमों की वो एक कुंवारी महक जब बुलाएगी वापस चला जाएगा। बहुत खूब। तो बशीर बद्र आंखें आंसू भरी, पलकें बोझल घनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों, ये तो कहिए कि उनको हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। तो बशीर बद्र एक अजीब व गरीब शायर है, बल्कि आज का दौर जो है वो जाना जाएगा बशीर बद्र के ऐत। आपका सफ़र, बड़ी दोस्तियाँ, बड़ी, और जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, यार बाज तो ज़रूर होते हैं। जी हाँ, जी। यारियाँ उनकी बहुत होती हैं, और अपनों से ही अपने जो मयार के लोग होते हैं, अपनी एक सेम फील्ड के लोग होते हैं, उनके साथ ही उनकी बड़ी जमती है। और ऐसा ही एक वाक़या सैयद साहब का रहा बशीर बद्र के साथ। लेकिन खेलों की दुनिया से भी सैयद साहब का बड़ा ही करीबी नाता, चाहे हॉकी के मैदान पर फनकारी दिखाना हो, या क्रिकेट के मैदान पर फ्लिक मारना हो, या फिर एएमयू के स्पोर्ट्स हॉल के अंदर जाकर पिंग पोंग यानी कि टेबल टेनिस खेलना हो। तो ये तीन खेल एक साथ आपके दिल के करीब। तो थोड़ा रोशनी डालें कि शुरुआत खेलों से कहाँ कनेक्ट हुए, और सबसे करीब क्या रहा, हॉकी या क्रिकेट? देखिए, खेल जब बच्चा होता है तो उसको अलग अलग अंदाज से अट्रैक्ट करते हैं खेल। तो जब मैं अलीगढ़ में था, सिर्फ हाई स्कूल ही कर रहा था, वहाँ पे एक क्लब है बाल बिरादरी था, अब तो शायद ख़त्म हो गया। तो बाल बिरादरी में मैं जाया करता था, और वहाँ पे मुख्तलिफ खेल बच्चों के लिए होते थे। उसके मेंबरशिप ही 4 से 14 साल की थी। वहाँ पे एक मेरा दखल हुआ, और वहाँ पे मैं सेक्रेटरी बन गया बच्चों के क्लब का, और बच्चों को खेल सिखाने के चक्कर में खुद भी खेल खेलता रहा। तो वहीं पे मैंने साइकिल चलाना सीखी, वहीं पे मैंने, वहाँ पे एक टेबल टेनिस की टेबल थी, तो टेबल रात में हमें मौका मिलता था, जी जी, एक आध कोई पार्टनर मिल जाता था, टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। वहीं पे कैरम सीखा हमने, वहीं पे तालीमी ताश के जुमले बनाना वो हमने सीखा। तो ये तो बाल बिरादरी से खेल की शुरुआत हुई। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो वहाँ पे फिर मुझे क्रिकेट का शौक़ हुआ। क्रिकेट वहाँ पे एक इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे, जो हम तो उस वक्त नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि साहब कपिल देव भी उसमें आए हैं, और उसमें महेंद्र अमरनाथ भी आए हुए हैं, और उसमें वेंकसरकर भी आए। तो मुख्तलिफ लोगों से उनसे मुलाकातें भी रहीं। अब बच्चा ही था एक तरह से, बीए या प्री यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तो वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई। उनसे मुझे क्रिकेट का एक तरह से कीड़ा मेरे अंदर कुलबुलाया, और फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया मैंने।
क्रिकेट के बाद में फिर हॉकी, ज़फ़र इकबाल हमारे मुआसरीन में थे। जी। तो ज़फ़र इकबाल उस वक्त तो वो दूसरे हॉस्टल में रहा करते थे, मैं दूसरे हॉस्टल में था, लेकिन उनकी शोहरत बहुत हो गई थी। फिर उनका इंडिया में सिलेक्शन हो गया था, इंडिया टीम में। तो उनको देखता था मैं कि वो कमरे में बैठे बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं और हॉकी भी चला रहे हैं बैठे बैठे उसको। तो वो देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो मैंने सोचा कि हॉकी चलाई कैसे जाती है। तो हॉकी ख़रीद के लाए, उससे हॉकी चलाना सीखे। तो हमने, और फिर मैं ध्यानचंद जी का मैं बड़ा दिलदादा हूँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा। तो मेजर ध्यानचंद, तो उनके जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी उनके, तो मुझे इतना शौक हुआ कि साहब मैं खुद भी क्यों नहीं ऐसा जादूगर बनूं हॉकी का। लेकिन जाहिर है कि तो उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया ऑल इंडिया रेडियो के लिए यूपीएससी के थ्रू 1982 में, तो जब मैं गोरखपुर मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे पहले तो क्रिकेट ही खेलते रहे। हमने आकाशवाणी की एक टीम बनाई, उसके बाद में बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी खेले, दिल्ली भी आते रहे खेलने के लिए। फिर जब रामपुर में पहुँचा तो रामपुर एक गढ़ है हॉकी का। भोपाल और रामपुर दो ऐसे हिंदुस्तान में गढ़ हैं जहाँ पे हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बड़े बड़े लोग निकले। तो हॉकी मुझे फिर रामपुर में नसीब हुई और वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया। और फिर उसके बाद में किस पोजीशन पर खेलते थे सर? मैं देखिए हमेशा ज़्यादातर सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलता था, इसलिए कि मैं बहुत तेज़ भागने वाला था जी, तेज़ दौड़ता था और फिर दोनों हाथ से हॉकी चलाना जान गया था मैं। तो इसलिए मेरी जो फेवरेट पोजीशन थी वो सेंटर फॉरवर्ड की थी। वैसे मुख्तलिफ पोजीशन पे भी खेला मैंने और उसमें फिर मैं आकाशवाणी की टीम में आ गया और फिर कैप्टन भी रहा काफ़ी अरसे तक ब्रॉडकास्ट टीम की जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की टीम में रहा मैं। तो ये खिदमत, कितने सारे तमगे आपके शख्सियत में आ गए। कप्तान साहब भी कह लीजिए, प्रोफेसर साहब भी कह लीजिए, डॉक्टर भी आपके पास है, डॉक्टर साहब भी कह लीजिए और राइटर, फिर बैतबाज और यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, इतनी सारी आपकी इतनी सारी शख्सियतों के पहलू हैं, इतने सारे इदारों के अंदर आपने काम करा। खेल भी है जिसमें राइटिंग भी है, जामिया मिलिया इस्लामी जैसा इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया रेडियो। तो सबसे करीब आपके दिल के क्या है इस पूरी जिंदगी का अगर लब्बो लुआब निकाला जाए कि जीआरसीए साहब के सबसे करीब कौन सा काम, कौन सा इदारा, कौन सी बात? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि हर जगह हमने काम खिदमत की। काम तो क्या कहें कि आकाशवाणी में रहा, पूरे डिवोशन के साथ में आकाशवाणी पे हम मुनहसिर रहे और पूरी मेहनत के साथ में अपना जो बेस्ट दे सकते थे वो दिया हमने। इसी तरह जामिया में जब मैं चला गया तो जो मुझसे बेस्ट हो सकता था पूरी मेहनत के साथ में, मैंने कभी काम को नौकरी समझ के नहीं किया। नौकरी तो सिर्फ ये है कि वो पेशा था, ठीक, उससे पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है घर चलाने के लिए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था। जब तक कि आप काम को अपना शौक़ न बना लें तो मज़ा नहीं आता। तो हर काम को मैंने शौक़ बनाया और अपना शौक़ को जिया, तो इसलिए मुझे मज़ा आता रहा। अब आपने कहा कि सबसे करीब कौन सा इदारा है, तो इदारा तो यूँ समझ लीजिए कि वो मादर दर्सगाह ही होती है, जो मेरा ये AMU है, जहाँ से मैंने यानी घुटनों के बल चलना सीखा इस फील्ड में। तो अलीगढ़ ने मुझे सब कुछ दिया। बड़ा फैसिनेट करता है वो जब वहाँ से आप आए रेलवे पुल से उतर कर नीचे की तरफ, और फिर एक चर्च आता है वहाँ पे, चर्च के बाद फिर आगे बढ़े तो वो जो ग्राउंड आता है क्रिकेट का, और पीछे एक बड़ी अच्छी मस्जिद है और वो बड़ा फैसिनेट करता है कि लगता है कि किसी और ही दुनिया में आप आ गए हैं। हाँ, ये तो यूँ समझ लीजिए कि ये तो एक तरह का फिजिकल नक्शा है, लेकिन रूहानी चीज़ तो जो अलीगढ़ में ना पड़ा हो उसको एहसास ही नहीं होगा कि वो अलीगढ़ में एक रूहानी चीज़ जो है वो क्या है। ठीक, तो उसमें रश बस जाना और वो मेरी ज़िंदगी है। उस खुमार से मैं उम्र भर नहीं निकल पाऊंगा जी। तो मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत मोहब्बत है, बावजूद इसके कि बहुत सारी कमियां हैं। आप इसलिए तो नहीं आपके दिल के करीब कि आपकी शादी भी वहीं से हुई और मोहब्बत भी आपको वहाँ से मिली?
हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो मेरी रूह में रच बस गया था। ठीक है। शादी तो चूंकि शादी करनी थी, शादी हो गई। अब कैसे हुई क्या हुई, ये हमारा अकीदा है कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं, तो ऊपर बनी होगी और इत्तेफाक से वो मुलाकात हो गई अलीगढ़ में, और फिर दिक्कत भी आलम कोई नहीं। अरवा में मुलाकात हुई और यहाँ पर हाँ, उसका इजहार हुआ। हाँ, तो कोई दिक्कत आई नहीं और बहुत आसानी से शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से निभ रही है। और जो बाकी ज़िंदगी बची है, दुआ करते हैं कि वो भी अच्छी तरह निभ जाए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर निभेगी भी और यूं ही खुशियां आपके कदमों में आती रहेंगी। ज़िंदगी गुलजार है, बहुत बेहतरीन सफ़र और एक से एक बड़ी कामयाबियां, एक से एक बड़े तमगे उनके सीने पर लगे हुए कामयाबियों के। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जो हमने शेर शुरुआत में पढ़ा था गालिब साहब का कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, खूब निकले मेरे अरमा, लेकिन क्या कोई अरमा बाकी है? कोई ऐसी बात कि हाँ सैयद साहब चाहें कि अभी ये और करना बाकी है? देखिए, इसके जवाब में मैं गालिब का ही एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, जो अभी तक शायद नहीं बन पाया। तो मैं सिर्फ यही ख्वाहिश है, बाकी तो हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है, वो अलग हो कि वो आ जाएगी। लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है और मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। काश कि कामयाब हो जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो प्रोफेसर जी.आर. सैयद साहब का बड़ा ही एक दिलचस्प जिंदगी का सफर, बहुत कामयाबियां, बड़े तमगे उनके सीने पर लगे हुए, बहुत एक्सपीरियंसेस, और चलते हुए सैयद साहब कोई मैसेज आने वाली जनरेशन के लिए और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए? जी हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर क्लास में कहता था कि चलते रहिए। जब आप थक के बैठ जाते हैं तो फिर मंजिल नहीं मिलती, तो जो चलता रहता है उसको मंजिल मिलती है। और चलने में दुश्वारियां से ही दिक्कतें होंगी, धूप भी होगी, छाँव भी आएगी, कांटे भी होंगे, लेकिन फूलों भरा रास्ता भी होगा। तो चलना ही एक ज़िंदगी का एक सच्चा और पक्का अमल है। जब आप चलेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, थक के बैठ गए तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो बस यही है कि मेहनत करिए और मेहनत ही से अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। वो यूँ कहते हैं कि चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ए चलने वाली राहों में रुकना न हार के, हैं तेरे इंतजार में साये बहार के, हैं तेरे इंतजार में साये बहार के। बहुत बहुत शुक्रिया जी.आर. सैयद साहब, प्रोफेसर जी.आर. सैयद साहब, इतनी शानदार जिंदगी के लिए, इतनी शानदार अचीवमेंट्स के लिए, और हम जैसी आने वाली नस्ल को रोशन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी से फख्र महसूस होता है। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, जो मुझ जैसे नाचीज़ और नातवा को आपने ये मौका दिया, और आपसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत लुत्फ़ आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में डॉक्टर और प्रोफेसर ग़ियासुर रहमान सैयद साहब के साथ और राशिद के साथ बस इतना ही। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और टीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और साथ ही आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ। तब तक अपना रखें खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।